स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस नए से एपिसोड में। आज जो एपिसोड होने वाला है वो सिंधु घाटी की सभ्यता में पढ़ाने वाला हूँ। दिस इज अभिषेक सिन्हा। और आपको जो भी मतलब दिक्कतें मतलब अब तक सिंधु घाटी की सभ्यता चैप्टर समझने में आई है, ये वीडियो पढ़ लेने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी होने लगेगा। और एक ठीक ठाक अच्छा खासा पकड़ आपको सिंधु घाटी सभ्यता के रिलेटेड कॉन्सेप्ट से हो जाएगी। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसे हम हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। पूरा विश्व अगर घूम लेंगे तो पूरा विश्व में सबसे प्राचीन अगर कहा जाता है तो कोई सभ्यता में से एक है, तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता भी शामिल है। प्राचीन सभ्यता में से एक मतलब विश्व का पुराना सभ्यता जो हुआ है, पुराना पुराना कल्चर जो रहा है उसमें से एक सिंधु घाटी सभ्यता का भी रहा है। हालांकि कहा जाता है कि उस वक्त का जो सिंधु घाटी का समाज था वो बहुत ज़्यादा ही विकसित हुआ करता था। इतना बढ़िया समाज था कि मतलब सड़कें पूरा सीधी समकोण पे काटती है, एकदम लाइन बाय लाइन घर बना हुआ, और नाला भी एकदम प्रॉपर रूप से। तो सब कुछ आपको बारी बाय बारी पढ़ाएंगे। और भारत में कई अलग अलग स्थल्स मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। एक्चुअली हुआ क्या कि जमीन को जब खोदा गया तो अलग अलग स्थल्स डिस्कवर होते ही जा रहे हैं, अभी तक भी स्थल्स मिलते ही जा रहे हैं। और बहुत सारा स्थल्स मिल चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही स्थल, लगभग हज़ारों स्थल टच कर गया है। ज़मीन को खोद-खोद के निकाला ही जा रहा है। तो समझिए कि उस वक़्त कितना बड़ा ये सभ्यता रहा होगा। सिर्फ़ भारत के ही क्षेत्र में नहीं, भारत से आप बाहर चले जाओगे पाकिस्तान वाला क्षेत्र में, तो वहाँ पे भी सिंधु घाटी सभ्यता एक अलग लेवल का विस्तार रूप में, बहुत सारा क्षेत्र पाकिस्तान में, बहुत सारा क्षेत्र अफ़गानिस्तान में, बहुत अधिकांश क्षेत्र आपका भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का मिला है। मिला कैसे है? तो ज़मीन को खोद-खोद मतलब बड़े-बड़े इतिहासकार आते हैं, दयाराम साहनी, ये सब लोग आएँगे और इनके ही संरक्षण में ज़मीन को खोदा गया। और खोदने के बाद पता चलता है कि ज़मीन के अंदर से ईंटा निकल रही है। तो ये कहानी की तरह है। अभी ईंटा के बारे में कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? तो अंग्रेज़ आया था भारत में, वो रेलवे लाइन का विस्तार कर रहा था। तो विस्तार करने में मतलब अब रेलवे लाइन को पूरा सीधे ले जाना है, आगे कोई टीला टाइप का जमाव है, तो टीला को जो मजदूर मिस्त्री है तोड़ के हटाएगा ना, जो थोड़ा पहाड़ है, पूरा हम लोग का धरती है, तो मान लीजिए रेलवे लाइन बिछ रहा है। अभी खगड़िया में आप हो, खगड़िया से रेलवे लाइन बिछ बिछ रहा है और जा रहा है आपको पटना के साइड, तो हो सकता है कि एकदम सीधा खेते खेत, तो एकदम ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम हर जगह एकदम सीधा खेत टाइप का ही ज़मीन हो, कहीं ऊँचा हो, कहीं नीचा हो। तो मज़दूर मिस्त्री उसको अपना कुदार से या फिर किसी भी चीज़ से तोड़ने का प्रयास करेगा ना, कि जो पहाड़ जमा हुआ आगे है तो उसको तोड़ के उसको सीधा समतल में लाएगा, बराबर में लाएगा, तो फिर आगे बढ़ेगा रेलवे लाइन। तो उसी दरमियान में हुआ क्या था कि जो भी मज़दूर लोग थे ना उस वक़्त, लगभग आप कह लो कि 1921, दयाराम साहनी था उस वक़्त, और रेलवे लाइन बड़ा तेज़ी से बिछ रहा था। तो उनके ही देख-रेख में वही पहाड़ टाइप का, टीला टाइप का जमा होता था खेत-खेत के बीच में, या जगह-जगह मिलता था, तो उसको तोड़ने का प्रयास करता था। जब तोड़ता था तो अंदर से बहुत सारा ईंटा निकलता था। तो शुरू-शुरू में उतना कोई इस पर ध्यान दिया ही नहीं गया कि ईंटा मतलब लगभग ढाई 3 हज़ार साल पुराना ये ईंटा है, कोई ये सब सोचा भी नहीं था। लोगों को लगा कि भाई ये ईंटा ना 100-200 साल पुराना होगा, कोई पुराना घर वगैरह है, तो कोई इतना सोच, मज़दूर मिस्त्री को उतना दिमाग भी कहाँ रहता है। लेकिन फिर बाद में जब ये ईंटा को कार्बन डेटिंग से चेक किया गया, तो पता चलता है कि ये जो ईंटा है लगभग ढाई से 3 हज़ार साल पुराना है। और फिर बड़े-बड़े शोधकर्ता, पुरातात्विक पुरातात्विककर्ता इस पे आए हैं, जो ज़मीन को खुदाई करते हैं, और इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके अलग-अलग जगह का खुदाई करना स्टार्ट कर दिए। तो चलिए, यही एकदम बेसिक सा चैप्टर है, इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कहानी में कौन-कौन आएँगे, कौन-कौन अपना क्या-क्या योगदान देंगे, कौन-कौन सा साइट्स निकला, कौन-कौन सा स्थल ज़मीन कोड़ने से निकला है, और ज़मीन कोड़ने के बाद जो-जो स्थल हमको मिला है, वहाँ से क्या-क्या चीज़ प्राप्त हुआ है, कहाँ से जुता हुआ खेत निकला है।
कहाँ से हमको गुड़िया निकला है ज़मीन के अंदर से, कहाँ से हमको हड्डी मिला है कुत्ता का, कहाँ से क्या मिला है, सब कुछ देखेंगे, कहाँ से अनाज मिला है। इस वीडियो में आप बने रहिए, आपको सब कुछ बताएँगे तोड़-तोड़ के, और आपका जो कॉन्सेप्ट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम क्लियर हो जाने वाला है, एकदम क्लियर। तो इस जो सभ्यता है एक्चुअली इसको सबसे प्राचीन सभ्यता भारत का माना जाता है, सबसे प्राचीन। इस सभ्यता की जो जानकारी है ना, इससे पहले आप वैदिक सभ्यता जैसे हम पढ़ेंगे, तो हम लोग को ये जब वैदिक मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी नहीं था, मतलब इस दुनिया में सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी नहीं था। अब आप चले जाएँगे 1800 या 1900 से पहले बाबर वगैरह के समय में, तो उस वक़्त सिंधु घाटी वगैरह तो था ही नहीं। मतलब सिंधु घाटी वगैरह के बारे में लोग सोचा ही नहीं, क्योंकि रेलवे लाइन कब बिछा? जब भारत में अंग्रेज आया तब। तब ना हम लोगों रेलवे लाइन बिछाने के चक्कर में रास्ता-रास्ता में पहाड़ टाइप के आता था, तो पहाड़ को मज़दूर मिस्त्री तोड़ के हटा देता था, लेकिन उसके अंदर से ईंटा भी निकल रहा था। तो वो ईंटा के बारे में बाद में ना पता लगता है कि कार्बन डेटिंग के द्वारा जब पता लगाया गया, तो लगा कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता हुआ था, कि ये ईंटा लगभग 2500 साल पहले का ईंटा है। तो यहाँ से जानकारी मिलना स्टार्ट हो गया। बाबर वगैरह के समय में तो सिंधु घाटी था, लेकिन ज़मीन के नीचे दबा हुआ था। तो ये सभ्यता के बारे में कोई जानकारी था ही नहीं। तो उस वक़्त अगर हम लोगों को लगता था कि कौन-सा सभ्यता सबसे पुराना है, तो हम लोगों के नज़र में सिर्फ़ वैदिक सभ्यता ही सबसे पुराना हुआ करता था। लेकिन जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कर लेते हैं अंग्रेज़ को आने के बाद, तब हम लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सेट हो गया कि इस भारत का सबसे पुराना सभ्यता अगर कोई रहा है, तो वह सिंधु घाटी सभ्यता रहा है। उसके बाद ही वैदिक सभ्यता भारत में आया है। वैदिक सभ्यता तो ख़ैर एक गाँव सभ्यता था, और सिंधु घाटी सभ्यता ना एकदम कंप्लीट रूप से शहर, मतलब ज़मीन को जब कोड़ा गया ना, तो रोड निकला एकदम प्रॉपर रूप में, नाली निकला, और एकदम मकान निकला, एकदम लाइन बाय लाइन बना हुआ क्वार्टर टाइप का कह लो, और उसमें प्रॉपर गेट, खिड़की, दरवाज़ा सब कुछ लगा हुआ, और एकदम शहर के तरह लग रहा था। तो इससे समझ में आता है कि ना उस वक़्त का ये शहर था, और वैदिक सभ्यता को पढ़ने के बाद पता चलता है यह एक गाँव था। तो दोनों में बहुत डिफ़रेंस, हम वैदिक सभ्यता को भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएँगे। लेकिन इससे पहले आप समझो कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या था। तो ये भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक था। ब्रिटिश काल में सिंधु घाटी को खोजने का अवसर प्राप्त हो गया। ये बहुत बड़ा अवसर है, और विद्वानों का कहना है कि यह वर्ल्ड के 4 प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। अब आपके दिमाग में ये बात घुस रहा होगा कि भाई वर्ल्ड में 4 प्राचीनतम सभ्यता कौन-कौन है? तो नील है, मिस्र है, सिंधु घाटी है। तो ये सब सभ्यता जो वर्ल्ड में फेमस सभ्यता में से एक रहा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी है। तो उन सभी जितना भी नाम है, नील, मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु, इस सभी नामों में से एक बड़ा नाम सिंधु घाटी सभ्यता का भी रहा है। लोगों का मानना है कि वर्ल्ड में जो अलग-अलग सभ्यता हज़ारों साल पुराना पहले समाज हुआ करता था, शहर हुआ करता था, वो सब मतलब कुछ ऐसा कारण होता है जो ध्वस्त हो गया, और फिर हम लोग जो हैं एक नया समाज में बने हैं, मतलब इसको कलयुग कह लो। इससे पहले जो समाज था वो दूसरा था, वो एकाएक खत्म हो गया। विद्वानों का कहना है कि जो नील घाटी की सभ्यता है, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता है, या फिर कह लो चीन की सभ्यता है, या फिर मिस्र की सभ्यता है, ये सब एक ज़माना में हुआ करता था। आज से 2500 3000 साल पहले एक अलग लेवल का समाज हुआ करता था। लेकिन फिर अचानक से ये सब सभ्यता ना गायब हो गया, मतलब यहाँ के लोग सब मर गए, सब ज़मीन के अंदर चला गया, और मतलब एक तरह से जो सभ्यताएँ चलते आ रही थी वो सब खत्म हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम थोड़ा-सा डिटेल में समझेंगे, कि जो भारत में 4 प्रमुख सभ्यता रहा है वर्ल्ड में, उसमें से एक सिंधु घाटी सभ्यता का भी नाम है। उसी में से एक नाम किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक नाम है। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं नील नदी की सभ्यता, इसे मिस्र की सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। और दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा चीन की सभ्यता, चौथा सिंधु घाटी की सभ्यता। यही 4 प्रमुख सभ्यता वर्ल्ड के रहे हैं। पहला नील की सभ्यता, इसे मिस्र की सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा चीन की सभ्यता, चौथा सिंधु घाटी की सभ्यता। ये वर्ल्ड में 4 गो प्रमुख सभ्यताओं में से एक रहे हैं। ब्रिटिश काल के एक व्यक्ति जिनका नाम चार्ल्स मैसन था,
इन्होंने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया। क्या किया? चार्ल्स मैसन ने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया, मतलब ऐसे घूम रहे थे इधर-उधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, और पाकिस्तान में खासकर जो हड़प्पा वाला क्षेत्र है, उसी के विषय में इनको कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त हो गई। इनका दौरा करने के बाद, घूमने के बाद इनको कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त हुई, किसके विषय में? हड़प्पा वाला क्षेत्र के विषय में। और जब जानकारी इनको प्राप्त होती है, कुछ बेसिक जानकारी, तो इन्होंने कुछ अनुमान लगाया कि ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ ज़रूर कोई सभ्यता रहा होगा। काहे कि उनको ना कुछ ईंटा वगैरह टीला टाइप का जमा हुआ मिला था। वो कब? 1826 में ही। और उसको देख के ही सिर्फ़ बोले थे कि भाई ना, ये जो क्षेत्र है ना पाकिस्तान का, ख़ासकर आपका पाकिस्तान में सिंध प्रांत का, समझ रहे हैं ना? तो वहाँ का जब ये दौरा किए हड़प्पा वगैरह का, तो पाकिस्तान में ही हड़प्पा पड़ता है। तो इनको लगा कि यहाँ पे घूमने के बाद इनको कुछ अनुमान हुआ कि यहाँ पे जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, वो 1826 में ही कह दिए थे। कब? 1826 में ही चार्ल्स मैसन कह दिए थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ज़रूर कोई सभ्यता होगा। ये जो चार्ल्स मैसन को ये बात लगा, ये पत्रिका में छापे भी उस वक़्त का पत्रिका बहुत फ़ेमस होता था, न्यूज़पेपर कह लो, नैरेटिव ऑफ जर्नी नाम से। और नैरेटिव ऑफ जर्नी जो न्यूज़पेपर था, उसी में ये छाप दिए कि इनको लग रहा है कि ये छापे थे कि हमको लगता है कि समाज में ज़रूर कोई सभ्यता रहा होगा पहले के ज़माना में, क्योंकि कुछ-कुछ स्थल से जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है ज़मीन को खोदने पे। लेकिन ये चीज़ को कोई सीरियस उतना लिया ही नहीं। पेपर में छपा और फिर पेपर लोहा टीना में बेच दिया गया। पूरा दुनिया इसको उतना सीरियस लिया ही नहीं। मतलब उस वक़्त 1826 में इस विषय को उतना सीरियस नहीं लिया गया। और यह बात धीरे-धीरे मतलब पेपर में छप गया था, लेकिन कुछ इंसान जो था वो सीरियस लिया, तो उसको धीरे-धीरे एक मुँह से दूसरे मुँह, दूसरे मुँह से तीसरे मुँह, तीसरे मुँह से चौथे मुँह, बात को फैलाना शुरू कर दिया कि अच्छा, समाज में ज़रूर कोई सभ्यता रहा है। मतलब होता है ना, समाज में हर तरह का लोग होता है, कोई मतलब पेपर में लिखा हुआ बात को थोड़ा सीरियस ले लेता है। तो धीरे-धीरे ये बात फैलने लगा। और 1826 में यह बात पेपर में छापा गया था, किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन के द्वारा। चार्ल्स मेसन बोले थे कि हमको अनुमानित रूप से ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ज़रूर कोई हज़ारों वर्ष पहले कोई सभ्यता रहा होगा। यही बात को वह अपना जो न्यूज़पेपर है, नैरेटिव ऑफ जर्नी पत्रिका है, उसी में छाप दिए थे। और ये बात तो उतना लोग सीरियस लिया भी नहीं, बहुत लोग सीरियस नहीं भी लिया। उनमें से कुछ लोग सीरियस लिए भी, तो धीरे-धीरे बात को मुँह से बोल-बोल के दूसरे को, दूसरे से तीसरे को इस तरह से फैलने लगा। और फैलते इतना फैल गया कि एक घटना घटता है कब? 1856 में। वो घटना बताएँगे आपको बर्टन बंधु, 2 भाई, मतलब एक भाई थे, बर्टन बंधु के अबाउट में। 1856 का समय था, और ये दोनों जो थे बटन बंधु, ये पाकिस्तान के जो आपका कराची वाला क्षेत्र है और लाहौर वाला क्षेत्र है ना, पाकिस्तान में कराची वाला क्षेत्र है, लाहौर वाला क्षेत्र पड़ता है। आप तो पढ़े ही हैं मैप, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो यहीं पे एक रेलवे लाइन बन रहा था, और रेलवे लाइन जब बन रहा था, रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, तो यहाँ पर 2 इंजीनियर्स पहुँचे हुए थे रेलवे लाइन का निर्माण के लिए। क्योंकि भाई रेलवे लाइन वगैरह जब बिछाया जाता है, तो वहाँ पे बड़े-बड़े इंजीनियर्स लोग जाते हैं। किसी भी प्रकार का दिक्कत मज़दूर मिस्त्री को होता है, तो इंजीनियर उसको तुरंत हेल्प करते हैं। है ना? इंजीनियर पढ़े-लिखे होते हैं, और सिविल इंजीनियर सब पहुँचते हैं बड़े-बड़े। और वहाँ रेलवे लाइन जब बिछ रहा था, तो इंजीनियर भी पहुँचे हुए थे। और दोनों भाई, उसी को हम बर्टन बंधु कहेंगे। वही दोनों भाई अपना इंजीनियरिंग किए हुए थे, और वो इंजीनियर थे कब? वो समय था आपका 1856 का समय था, और लाइन कहाँ बीच रहा था? पाकिस्तान के क्षेत्र में, जो कराची और लाहौर वाला क्षेत्र है ना पाकिस्तान, अभी मैप देखोगे तो कराची, लाहौर, यहीं पे रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था। और वक़्त कब था? 1856 में। और वहाँ पे इंजीनियर कौन थे? तो बर्टन बंधु 2 भाई थे, वो इंजीनियर थे, और उनके ही देख-रेख में ये रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। है ना? एक भाई का नाम जेम्स बर्टन था, दूसरे भाई का नाम विलियम बर्टन था। जो बर्टन बंधु हम बोल रहे हैं ना, उनमें से एक भाई का नाम जेम्स बर्टन और दूसरे का नाम विलियम बर्टन था।
और जब इन्होंने रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया, भाई लाहौर से कराची मस्त रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। तो लाहौर और कराची के बीच में ही एक टीला मिला, मतलब पहाड़ टाइप का, ठीक ना? जिसे तोड़ने के बाद उनको बहुत ज़्यादा ईंटा मिला, मतलब बहुत ज़्यादा ईंटा प्राप्त हुआ। और वह ईंटा इतना बढ़िया ईंटा क्वालिटी था, ईंटा इतना बढ़िया था कि बटन बंधु जो इंजीनियर थे वो कहे कि ये ईंटा तो बड़ा बढ़िया है भाई। इंजीनियर साहब क्या कहे, ईंटा तो बड़ा बढ़िया है, ये एक काम करो, ये ईंटा का यूज कर लो रेलवे लाइन को बिछाने में। तो वो ईंटा जो निकला था जमीन उमीन से, जो पहाड़ जमा हुआ था, मजदूर मिस्त्री जब वो पहाड़ को तोड़ा और वो पहाड़ को तोड़ के सीधे रेलवे लाइन उसको निकालना था उधर से, तो बोला बड़ा बढ़िया ईंटा, इसको रेलवे लाइन में ही उपयोग कर लो। तो इंजीनियर के कहने पे मजदूर मिस्त्री भी वो ईंटा को रेलवे लाइन वगैरह में उपयोग करने लगा। जहाँ अब ईंटा उपयोग नहीं होगा रेलवे लाइन में, तोड़ तोड़ के मान लो अगर पटरी में डाल देगा, अभी पत्थर डाला जाता उस वक्त ईंटा से भी काम लोग चला लेता था। और भी पटरी के अंदर में थोड़ा सा बराबरी करने में ईंटा वगैरह बहुत काम आता है, रेलवे लाइन बिछाने में। या रेलवे लाइन जो होता है थोड़ा ऊंचा जगह पे बनाया जाता है, तो कई काम है ईंटा का। तो हर तरह का काम में लोग रेलवे लाइन बिछाने में ईंटा का उपयोग करने लगा। और ईंटा किसी पुरानी सभ्यता का है, यह बात किसी को पता नहीं थी उस वक्त। अपना इंजीनियर साहब आराम से ईंटा चेक चेक किया, बोला ठीक है। यह बात का आशंका था भी नहीं कि ये जो ईंटा हम यूज कर रहे हैं ये कोई पुरानी सभ्यता, लगभग 2500-3000 साल पुराना ईंटा है। यह बात इंजीनियर साहब सोचे भी नहीं। बटन बंधु जो थे, कौन कौन थे, जेम्स बर्टन और दूसरा विलियम बर्टन, ये दोनों भाई को अंदाजा भी नहीं था कि यह ईंटा लगभग 2500-3000 साल पुराना है। अरे इनको तो लगा कि भाई यही 100-200 साल पुराना कोई जमींदार का ईंटा है, उसका घर उड़ दब गया है, वो आराम से कहीं भाग गया है, वही घर दब के गिर गया है, तो भाई पहाड़ टाइप का जम गया है, तो उसका ही ईंटा हम लोग रेलवे लाइन बनाने में उपयोग कर रहे हैं। और बंधु भाई इस संबंध में ज्यादा कुछ विशेष छेड़छाड़ नहीं किए, बोले आराम से भाई तुम ईंटा विटा बिछाओ। और ना ही कुछ पता लगाने का कोशिश किए ये दोनों इंजीनियर साहब। यदि उस वक्त ये दोनों इंजीनियर साहब कोशिश कर लिए होते तो 1856 में ही यह घटना हम लोगों को दिख जाती, और तभी पता चल जाता कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कोई चीज होती है। लेकिन ये लोग उतना मतलब ये नहीं रखे, दत तेरी की ईंटा ऊंटा बिछा दिया रेलवे लाइन के अंदर और रेलवे भी चल पड़ा। उतना पता लगाने यार का भी दोनों इंजीनियर साहब कोशिश नहीं किए। ना ना जेम्स बर्टन को मतलब था, ना विलियम बर्टन को मतलब था। ये दोनों जो बटन बंधु थे, दोनों भाई थे इंजीनियर, इन लोगों को कोई वैसा मतलब था ही नहीं। आराम से ईंटा उटा बिछा, अपना आगे काम होते गया। सबसे पहले अगर इस विषय में पता करने की कोशिश किया है तो वह है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में आग लग गया था कि भाई अब हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ ना कुछ तो पता करना है। क्योंकि ये पत्रिका का बात जो पागल के तरह, जंगल के आग के तरह, ये बोली से वो बोली, उसके मुंह से उसके मुंह, उसके मुंह से उसके मुंह। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो था ये एक पुरातत्व, मतलब जमीन खोदने वाला का ही ड्यूटी करता था। मतलब जमीन खोद खोद के कुछ ना कुछ पता लगाते ही रहता था, जमीन के अंदर से जो निकलता था। तो इसको इंग्लिश में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना? तो ये आर्कियोलॉजिस्ट टाइप का ही था, कुछ इस तरह का काम करता था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ही सबसे पहले इस विषय पे थोड़ा बहुत दिमाग लगाना शुरू किया। सोचा कुछ कुछ जमीन उमीन खोद के निकालते हैं तो दुनिया को कुछ कुछ बताएंगे। तो इन्होंने 1853 से लेकर के 1856 के बीच कई बार हड़प्पा का क्षेत्र का दौरा किया। एक दो बार ने, कई बार वो हड़प्पा वाला क्षेत्र में गया, घूम फिर के आया। वो साइट्स पता लगाना चाह रहा था कि कहाँ पे कुदार पाड़े, कहाँ पे खोदने का प्रयास करें जो हमको कुछ पता चल जाए। तो काफ़ी बार 1853 से 56 तक में, 1853 से लेकर के 1856 के बीच में, या कई बार अप एंड डाउन ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र में किया। पाकिस्तान का क्षेत्र जो हड़प्पा वाला है खासकर, वहीं पे ये अलेक्जेंडर कनिंघम कई बार अप डाउन किया। तो जाने के बाद कुछ ना कुछ तो इसको पता करना ही था इस विषय में।
और काफ़ी कोशिश करने लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता करने के लिए। बट गया आया ना, उतना पूर्ण रूप से इसको पता वगैरह नहीं चल पाया और ये भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ये जहाँ-जहाँ खुदाई किया वहाँ-वहाँ ईंटा वगैरह उतना निकला ही नहीं। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत कोशिश किया, लेकिन ये हल्ला ज़रूर उस वक़्त कर रहा था कि हमको ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र में ज़रूर कोई सभ्यता रहा है, ज़रूर कोई सभ्यता रहा है। लेकिन लोग इसको हँसी में उड़ा दिया, बोला पगला गया है ये पूरा। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है, ये पागल हो चुका है, इसको कुछ समझदारी ही नहीं है। बोला क्या पुराना सभ्यता रहेगा? गाँव वाला बोलता था यहाँ तो पहले कोई पुराना गाँव रहा है, आज से 200-300 साल पहले वाला गाँव, अकबर के टाइम का, बाबर के टाइम का। ये भी इसको लोग हँसी मज़ाक में उड़ा के भगा दिया। और ये भी उतना सफल नहीं हो पाया। अलेक्जेंडर कनिंघम भी माथा पे हाथ रख लिया, भग ये लोग पागल सब। गाँव वाला इसको सपोर्टे नहीं करता था उतना अलेक्जेंडर कनिंघम को। बोलता था खोदने दो यहाँ पे ज़मीन, खोदने देता ही नहीं था। बोला भग कभी जाओ भाई, खेती चल रहा है अपना, तुम परेशान झूठ का कर रहे हो, क्या पता लगाना चाहते हो? कुछ नहीं देंगे पता लगाने। मेरे खेत में चना का साग लगा है, कोई बोलता था मेरे खेत में फलना चीज़ लगा है, कोई बोलता था हम खोदने देंगे नहीं, हम क्या, आपको क्या मतलब है, जाइए। तो ये काफ़ी दौड़ा किया अलेक्जेंडर कनिंघम, बहुत कोशिश किया। इसको जहाँ-जहाँ खोदने मिला वहाँ इसको स्थल मिला ही नहीं वैसा। तो इसका जो योजना था ये भी सफल हो गया अलेक्जेंडर कनिंघम का। लेकिन कोशिश तो ये बहुत किया था। आग लगा दिया था भाई कोशिश करने में, लेकिन कोई फ़ायदा इसको होने वाला हुआ नहीं। और भारत के पुरातात्विक विभाग के हेड सर जॉन मार्शल, ये 1921 में, कब भारत के पुरातात्विक विभाग, भारत में एक विभाग बनाया गया था, पुरातात्विक विभाग, आर्कियोलॉजिस्ट विभाग बनाया गया था। मतलब इनका काम ही था जमीन वमीन को खोद के सोना निकालना, चांदी निकालना, पुराना पुराना चीज का पता लगाते रहना। तो इसमें ही उस वक्त एक नाम, बहुत बड़ा नाम है, सर जॉन मार्शल, है ना। सर जॉन मार्शल ये पुरातात्विक विभाग के बड़े ऑफिसर थे और इनके ही नेतृत्व में 1921 में, इनके ही देख-रेख में, इनके ही नेतृत्व में खुदाई का काम शुरू हो गया। ये कहे खुदाओ भाई, कुछ ना कुछ तो ज़रूर निकलेगा भारत के कुछ प्रमुख क्षेत्र में। तो एक्चुअली ये नेतृत्व करता ही थे। और एक राय बहादुर दयाराम साहनी और दूसरा राखलदास बनर्जी, ये 2 अलग-अलग लोग थे जो अलग-अलग स्थल्स की खुदाई करवा रहे थे। ये लोग समझ लीजिए दयाराम साहनी, बहादुर दयाराम साहनी ये मेन ठेकेदार हो गए ये ज़मीन खुदवाने का। और राखलदास बनर्जी ये भी मेन ठेकेदार थे, ये दूसरे साइट्स पे खुदवा रहे थे और दयाराम साहनी तीसरे साइट्स पे खुदवा रहे थे। अब आपको खुल के बोलें तो दयाराम साहनी जो था वो हड़प्पा वाला क्षेत्र को खुदवा रहे थे। दयाराम साहनी का कोई काम नहीं था, कमर पे हाथ दे के खड़ा रहना और मजदूर मिस्त्री कोर रहा था। कहाँ पे? हड़प्पा वाला क्षेत्र में। राखलदास बनर्जी ये भी खुदवा रहे थे, लेकिन ये मोहनजोदड़ो वाला क्षेत्र में खुजवा रहे थे, समझे। ये भी इन लोग अफसर थे रैंक के, ये सब कमर पे हाथ दे के खड़ा रहते थे और मजदूर मिस्त्री जमीन को कोड़ते रहता था। और उस वक्त वर्ष 1921 में जो जॉन मार्शल थे वह पुरातात्विक विभाग के ही हेड थे। और जॉन मार्शल ही कह दिए किसको? इसको दयाराम साहनी को, रे दयाराम साहनी तुम चल जाओ हड़प्पा वाला क्षेत्र। यही जॉन मार्शल राखलदास बनर्जी को कहे, बोले ए राखलदास बनर्जी सुनो इधर आओ। तो बोला क्या सर? बोले तुम चले जाओ मोहनजोदड़ो वाला क्षेत्र का खुदाई करो। और दयाराम साहनी को बोले तुम चले जाओ हड़प्पा वाला क्षेत्र का खुदाई करो। तो दयाराम साहनी को जो सर कहेगा वही ना सुनेगा। जॉन मार्शल उस वक्त पुरातात्विक विभाग, भारत के पुरातात्विक विभाग के हेड थे, समझ रहे हैं ना कितना बड़का अफसर थे ये। तो खैर ये जो बोला वैसा ही हुआ। तो राय बहादुर दयाराम साहनी जॉन मार्शल का बात एक बार सुने और चुपचाप किंतु परंतु नहीं किया और जाके खुदवाने लगे जमीन। कहाँ पे? हड़प्पा, जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र, उस वक्त पाकिस्तान भी भारत में ही था। तो पाकिस्तान तो बाद में ना डिवाइड हुआ 1947 के लमसम में, जब भारत आज़ाद हो रहा था। उस वक्त का पाकिस्तान भारत के ही सीमा के अंदर था। तो ये लोग अपना खुदवा रहे थे, बोले जाके जमीन वमीन खोदो हड़प्पा में जा करके। तो जब दयाराम साहनी जमीन खोदने लगता है, जब जमीन खोदने लगा दयाराम साहनी, तो सच में भाई इन दोनों को सफलता तो हाथ लग गया। जमीन के अंदर से बहुत सारा अलग लेवल का ईंटा वगैरह निकलता है और इसका कार्बन डेटिंग भी करवाया गया ईंटा का। और फिर पता चलता है कि ये ईंटा जो है ये लगभग अभी से लेके लगभग 3200 3500 साल पुराना ईंटा है।
और जानते हो ये जो दोनों थे बहादुर दयाराम सहनी और राखलदास बनर्जी, ये किसके बात पे चल गए खुदवाने के लिए? जॉन मार्शल जो मेन पुरातात्विक विभाग के हेड थे उस वक्त भारत में, वही कहे थे ये दोनों को, तो ये दोनों चल गए खोदने के लिए। तो इसीलिए जो बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी है ना, इनको पुरातात्विक विभाग का प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में माना जाता है। इन दोनों को प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में माना जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट्स जो खोजे थे, वह थे दयाराम साहनी, जो हड़प्पा वाला क्षेत्र में खोदे थे। तो उस जो हड़प्पा वाला क्षेत्र का खुदाई किए, इसीलिए ऐसा नियम है इतिहास में कि जो क्षेत्र वाला खुदाई करके किसी सभ्यता का पता चलता है ना, तो उसी के नाम से उस सभ्यता को भी जाना जाता है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो सबसे पहले जो साइट्स मिला है वो कौन है? हड़प्पा। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है। हम इसको क्यों नहीं मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन कहे? क्योंकि मोहनजोदड़ो पहले नहीं, मतलब थोड़ा सा लेट से पता चलता है मोहनजोदड़ो के बारे में। पहले खोदने में दयाराम साहनी ही जीत गए। दयाराम साहनी को सफलता जल्दी हाथ लग गया। दयाराम साहनी को हड़प्पा जो वाला क्षेत्र है अंदर से पहले मिल गया। हड़प्पा वाला क्षेत्र, हड़प्पा वाला क्षेत्र में सिंधु घाटी की साइट्स मिल गई। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता भी कहा गया है, क्योंकि वह पहला साइट्स है जो किसी के द्वारा प्राप्त मतलब मिला है, खोजा गया है। साइट्स तो हजारों है, अलग अलग साइट्स है, जैसे लोथल है, सिंधु, ये हड़प्पा है, चुन्हू है, बनवाली है, कालीबंगन है, बहुत सारा साइट्स है, कितना नाम ले। इस तरह का अभी तक हजारों साइट्स खोजा जा चुका है अभी तक। लेकिन जो पहला साइट्स खोजा गया है, पहला स्थल यदि खोजा गया है, तो वह कौन सा स्थल है? वह स्थल है हड़प्पा ही खोजा गया है। हड़प्पा कौन सा क्षेत्र में है? तो हड़प्पा पाकिस्तान वाला क्षेत्र में है। पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लीजिए और डिटेल्स में खोल के बता दिए, तो रावी नदी के तट पे। तो यही हड़प्पा सबसे पहले हड़प्पा में ही मिल गया था सिंधु घाटी का साइट्स, तो इसीलिए हड़प्पन सभ्यता भी इसे कहा गया है। उसके बाद मोहनजोदड़ो मिला था। मोहनजोदड़ो किसके नेतृत्व में खोजा जा रहा था? तो राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में। यह हड़प्पा किसके नेतृत्व में खोजा जा रहा था? तो हड़प्पा खोजा गया था दयाराम सहनी के नेतृत्व में। तो ये दोनों अलग अलग जगह का खुदाई करवा रहे थे, लेकिन सफलता किसको हाथ लगता है? पहले दयाराम सहनी को पहले सफलता हाथ लगता है। इसी कारण से इन दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। सर जॉन मार्शल का कहना था कि 3250 से लेकर के 2750 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल रही होगी। इनका दावा तो नहीं था, लेकिन इनका कहना था कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक यह जो सभ्यता है चली होगी। मतलब यह सभ्यता का जन्म 3250 ईसा पूर्व और 3200 से 3100, 3100 से 3000, 3000 से 2900, 2800, फिर आता है 2700, लगभग 500 साल तक यह सभ्यता चला है। किनका कहना है? जॉन मार्शल का कहना है। यह जो सभ्यता है, ये जॉन मार्शल कौन थे? तो ये पुरातात्विक विभाग के सबसे बड़का हेड थे, और उस वक्त ये हवा पानी मार रहे थे, बिना मतलब का क्या पता कर लिए नहीं कर लिए। इनका कहना था कि यह जो सभ्यता है यह 3250 बीसी से लेकर के 2750 बीसी तक का समय रहा होगा, है ना। अब आपके मन में घुस गया कि ये जॉन मार्शल को, ये तो पुरातात्विक विभाग के बड़का अफसर थे, तो इनको ये सब 500 साल का कहानी कैसे इनको लगता था कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता रहा होगा? आखिर ये दावा कैसे ठोक दिए? तो हालांकि मतलब कह दिए, इन कहने का था मतलब ये उतना इनको, मतलब इनको लगा था कि भाई इतना पुराना होगा, इसमें कोई डाउट वाउट नहीं है। काहे कि ईंटा का कुछ ना कुछ उनको मतलब साइंटिफिक रूप से पता लगवाने का प्रयास किए, तो इनको लगा। लेकिन कार्बन डेटिंग बाद में कराया गया। कार्बन डेटिंग बाद में जब कराया गया कंप्लीट रूप से, तो सिर्फ कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड है जिससे किसी भी पुराना जमीन से खोदने के बाद जो भी चीज निकलता है ना, तो वो कितना पुराना है वो कार्बन डेटिंग के द्वारा पता चल जाता है। कार्बन 14 एक मेथड है, कार्बन 14, उससे पता चल जाता है कि भाई ये कितना पुराना चीज है, कितना दिन पहले इसका जन्म हुआ है। तो जब ईंटा का पता लगवाया गया कार्बन डेटिंग मेथड से, तो साइंटिफिक रूप से पता चलता है कि यह जो सभ्यता है वह
लगभग 2300 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक का समय लगा होगा, यह सभ्यता रहा है। मतलब 2300 में यह 2300 ईसा पूर्व मतलब 2300 बीसी में यह सभ्यता का जन्म हुआ था, बिल्डिंग वगैरह ये बना था, और 1750 ईसा पूर्व में किसी कारणवश यह सभ्यता ध्वस्त हो गया था। और इस सभ्यता में जो भी इंसान लोग रहते थे उस समय वह मर चुके थे, जमीन के अंदर बहुत सारा इंसान गड़ चुके थे। हो सकता है अलग अलग विद्वान आया था तो अपना अपना मत दिया, कि कोई किसी ने कहा कि बाढ़ आ गया होगा, किसी ने कहा कि भाई आंधी आया सब हवा में उड़ के चला गया, किसी ने कहा भूकंप आया धरती फटा सब अंदर घुस गया होगा, किसी ने कहा, अलग अलग विद्वान आए, किसी ने कहा कि भाई ज्वालामुखी फट गया होगा, किसी ने कहा कि सब लोग मौसम चेंज के कारण मर गए होंगे ऑटोमेटिक। इसलिए जो आप मान लीजिए अभी खगड़िया है, और खगड़िया में आप रहते हो या फिर आप पटना में रह रहे हो, और एकाएक पूरा पटना का आदमी मर जाए, पूरा पटना खत्म हो जाए और घर एक घर एकदम ऐसे टूट फूट जाए, अगर आदमी ही सब मर जाएगा तो क्या होगा? 200-300 साल में सब घर जो जितना पटना में है सब अपने आप गिर जाएगा, और सब गिर के कहाँ चले जाएगा? 400-500 साल के बाद सब ऑटोमेटिक जमीन के अंदर ऑटोमेटिक हो जाएगा, और धीरे धीरे वहाँ वीरान छा जाएगा। और फिर मानो कि पटना में आने वाला 1000 साल के बाद फिर कोई बच्चा आता है रहने के लिए, फिर खेती वेती स्टार्ट करता है वही पटना उटना गंगा किनारे जो जगह है, और फिर जब ज़मीन खोदता है तो नीचे से ईंटा ग्रिल वगैरह जो अभी अभी आप पटना में देख रहे हो, बड़े बड़े अपार्टमेंट जो है सब सब ज़मीन के नीचे धूमिल हो जाएंगे। तो फिर आगे जो आने वाला 2000-3000 साल के बाद जो बच्चा लोग फिर से मान लीजिए कहीं न कहीं से उठ के बच्चा आया हो, अमेरिका से उठ के आ गया हो भारत वाला ये पटना क्षेत्र में, तो वो सब जब ज़मीन खोदेगा तो पता लगेगा ना कि भाई अरे साला यहाँ पे पहले कोई शहर हुआ करता था। जब खुदाई करेगा तो पता चलेगा ये अब पहले पटना था, यहाँ पे एम्स था, तो ये हॉस्पिटल था, तो गोलघर था। जब ज़मीन खोदेगा तब ना पता चलने लगेगा धीरे-धीरे। उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी साइट्स स्थल मिल रहे हैं, जैसे आपका सबसे पहले लो आपका सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले क्या मिला? तो आप हड़प्पा मिला, दूसरा मोहनजोदड़ो, ये सब जो मिला है ये सब कोई शहर था। मोहनजोदड़ो क्या था? एक शहर था। वो लगभग 3000 साल पहले वहाँ पे कोई लोग रहते थे, वहाँ पे कपड़ा पसारती थी महिला, लोग रहते थे, खाते थे। फिर जैसे आज का शहर है ना वैसा ही शहर उस वक़्त भी था। एक्चुअली बात ये है, जैसा अभी शहर है वैसा ही शहर तब था, लेकिन वो शहर एकाएक खत्म हो गया है। अब पता नहीं किस कारण से वो शहर खत्म हो गया था, और पूरा शहर जो था बिल्डिंग, रोड, नाला सब ज़मीन के नीचे चला गया, और ऊपर से मिट्टी से ढका गया। अब 3-4 हज़ार साल बहुत होता है, और इतना साल में तो क्या से क्या हो जाता है, तो वैसा ही कुछ हुआ था। तो फिर ज़मीन जब खोदाई हुआ तो रोड भी निकला, नाली भी निकला, घर भी निकलने लगा, घर में कुछ-कुछ सामान भी निकलने लगा। तब लोगों को लगने लगा कि भाई उस वक़्त लोग गुड़िया से भी खेलते थे। उन लोगों को लगने लगा कि उस वक़्त लोग लिपस्टिक भी लगाते थे। जब जो-जो चीज़ मिलता था, धान निकला तो लोगों को लगा कि अरे वाह! उस वक़्त धान भी हुआ करता था, है ना? अब मान लीजिए मोबाइल निकल जाता तो लोगों को लगता कि बाप रे बाप! उस वक़्त लोग मोबाइल का उपयोग करते थे। लेकिन मोबाइल वगैरह निकला नहीं, हम ऐसे ही मज़ाक किए। लोग अंदाज़ा ही लगा रहे हैं, कार्बन डेटिंग वगैरह करा-करा के पता लगा रहे थे कि ये सिंधु घाटी कितना पुराना है। तो 2300 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक का समय साइंटिस्ट ने दिया कि कार्बन 14 के द्वारा इन्होंने डेट निकाल दिया, और इनका दावा था साइंटिस्ट का कि लगभग ये 2300 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक का समय सिंधु घाटी सभ्यता का रहा है। एक प्रोफेसर डॉक्टर डीपी अग्रवाल नाम के आते हैं, और इन्होंने कहा, इन्होंने साइंटिस्ट वही जो C14 डेटिंग के द्वारा इन डीपी अग्रवाल ने ही कंप्लीट रूप से पता किया कि 2300 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक का समय जो होगा वह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रहा होगा। मतलब इस मेथड से इन्होंने निकाला, और अलग-अलग और भी विद्वान लोग आते हैं और सब इसके संबंध में कुछ ना कुछ अलग-अलग डेट देके चले जाते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अलग-अलग बातें बनाते हैं अलग-अलग विद्वान। ठीक, कोई विद्वान कहते हैं कि भाई 2500 बीसी से लेकर के, कुछ कोई विद्वान कहते हैं 2300, कोई कहते हैं 2200 से रहा होगा। तो अब बहुत अलग-अलग विद्वांस आते हैं, बहुत अलग-अलग आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं इस विषय पे बात अपना टिप्पणी देने के लिए। लेकिन सबका बात सुन-सुन के जो एक सरकार इस बात को फाइनल किया है, एनसीईआरटी बुक छापा है, तो फाइनली 2500 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक का जो समय है,
फाइनली एनसीईआरटी ने डिसाइड कर लिया कि 2500 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक का जो समय रहा होगा वही सिंधु घाटी सभ्यता का समय को माना गया है। एनसीईआरटी ये बात को छाप दिया और यही आंसर आपको मारना भी है कि 2500 से लेकर के 1700 तक का जो समय है वही सिंधु घाटी सभ्यता का समय रहा होगा। 2300 बीसी 2500 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक का समय सिंधु घाटी सभ्यता का समय रहा होगा। सिंधु घाटी जो है मतलब सिंधु घाटी का नाम क्यों पड़ा, है ना? एक्चुअली इसका स्थल जो है सबसे शुरू में कौन सा स्थल खोजा गया? देखिए, आप लोगों के मन में एक बात घूम रहा होगा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी ही नाम क्यों पड़ा? इस विषय पे तो कभी सोचे हो आप? नहीं सोचे होंगे। जब इसका स्थल खोजे जा रहा था ना, तो शुरू में सिंधु नदी, जो सिंधु नदी था या फिर उसकी सहायक नदी के सामने कई स्थल मिल गया। समझे? सिंधु नदी जो था या फिर उसके सहायक नदी के सामने कई अलग अलग स्थल में से मिल गया था, इसीलिए इसका नाम शुरू से सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया कि लोगों को लगा कि सिंधु नदी के किनारे साइट्स मिले हैं, इसीलिए इसका नाम ही रख देते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। कुछ भी नाम रख दिया जाता है तो सिंधु नदी के सामने या फिर सिंधु नदी के जो सहायक नदी हैं उन लोगों के अगल बगल कई छोटे मोटे साइट्स मिलने लगे, इसीलिए सबसे पहले इतिहासकार इस विषय पे चर्चा किया कि इसका नामकरण सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। हालांकि शुरू से ही एक पूरे वर्ल्ड में एक परंपरा रही है कि जो नदी का नाम है उसके ही नाम पे सभ्यता का नाम को रखा जाए। शुरू से ही वर्ल्ड की परंपरा ये चलती आई है। अब आप बोलेंगे कैसे सर? तो चलिए आपको बताते हैं कैसे। जैसे नील नदी के सामने नील सभ्यता हो गया, नील की सभ्यता। वांगो नदी किस किनारे वांगो नदी की सभ्यता हो गया। इस तरह से और कई छोटे-मोटे सभ्यता हैं जो नदी के ही नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। तो इसी प्रकार से सिंधु नदी के किनारे या सिंधु नदी की सहायक नदी के आसपास जो छोटे-मोटे स्थल मिले थे उस वक़्त शुरू-शुरू में, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया गया। हालाँकि बाद में ऐसा देखा गया कि जो सिंधु घाटी का स्थल है वो सिंधु नदी का तो खैर नाम से ये फेमस था ही, बाद में इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि हड़प्पा जो स्थल है पाकिस्तान वाला क्षेत्र में, वह सबसे पहले खुदाई के दौरान पता चल गया। तो जब जो स्थल सबसे पहले पता चला तो हड़प्पा, तो इसलिए इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं, हड़प्पा की सभ्यता। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप मेंस में अच्छे से लिख पाओगे कहानी की तरह। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिंधु के जो स्थल है, बहुत सारा स्थल जमीन के अंदर से निकले हैं और सबसे पहले जो स्थल निकले वह सिंधु नदी के ही किनारे निकले, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक। और एक चीज याद और रखिए, माइंड में ये चीज डाल लीजिए कि केवल सिंधु नदी के किनारे ही इसके स्थल नहीं मिले, हालांकि इसके स्थल सरस्वती नदी के किनारे भी पाया गया। तो आपके मन में एक चीज घूम रहा होगा कि क्यों नहीं इसका नाम सरस्वती घाटी की सभ्यता भी रखा गया? इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि शुरू में इसे सिंधु घाटी की सभ्यता एवं सरस्वती घाटी की सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। समझे? कौन कौन नाम से प्रसिद्ध किया गया था? सिंधु घाटी की सभ्यता और सरस्वती कर दिया गया था। और यह जो बात है कुछ इतिहासकार के बीच ही प्रसिद्ध रहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसको बोलो और सरस्वती घाटी की सभ्यता भी इसे ही बोलो। लेकिन जो बुक में इसे नेगलेक्ट किया गया है, अभी जो आप अलग अलग बुक में छापा गया है ना, तो ये जो सरस्वती घाटी की सभ्यता, इसका शुरू शुरू में नामकरण में ये बात रखा गया, इसका सिंधु घाटी की सभ्यता इसे बोलो और सरस्वती घाटी की सभ्यता बोलो। तो जो इतिहासकार है वो बुक में इसका नाम सिर्फ सिंधु घाटी की ही सभ्यता रख दिए और सरस्वती घाटी की सभ्यता को नेगलेक्ट कर दिए। इसलिए आज बच्चा बच्चा भी सरस्वती घाटी की सभ्यता इसे नहीं बोलता है, क्योंकि बुक में छापे नहीं किया तो क्या बोलेगा। ठीक, नेगलेक्ट हो चुका है सरस्वती नाम कंप्लीट रूप से।
इसका एक्चुअली नाम क्या ही रहा है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्यों रहा ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे इसका कई छोटे-मोटे स्थल से निकले हैं। चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? यदि आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया? नेगलेक्ट किया गया है। एक्चुअली होता क्या है कि यदि आपने किसी सभ्यता का नामकरण या आपको किसी भी सभ्यता का नामकरण करना रहता है, तो जिस स्थल की खुदाई सबसे पहले होती है, उस स्थल के ही नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो सबसे पहले हड़प्पा में कौन-सा स्थल की खुदाई हुई? सिंधु में कौन-सा क्षेत्र की खु सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन-सा स्थल की खुदाई हुई? तो सबसे पहले हड़प्पा वाला क्षेत्र की खुदाई हुई। ठीक, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पड़ा है। हड़प्पा वाला जो स्थल है उसकी खुदाई सबसे पहली हुई, तो प्राप्त भी हो गया हड़प्पा वाला क्षेत्र, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी नाम से जाना जाता है। वर्ष 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा हड़प्पा क्षेत्र की सबसे पहले खुदाई की गई और इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पन सिविलाइजेशन। और विद्वान लोग जो अलग-अलग थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी नाम से पुकारने लगे, क्योंकि हड़प्पा वाला जो स्थल पे इसे सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा साइट सबसे पहले मिल गया था, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हो गया। और वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि पहले इंडिया जो था वह पाकिस्तान इंडिया सब एक ही था, तो पहले का बात अलग है, अब का बात बिल्कुल अलग है। और एक बात ये भी जान लीजिए निकल कर आती है सिंधु घाटी के विषय में, कि सिंधु घाटी के जो निर्माता हैं, जैसे आप कह लो वैदिक के निर्माता आर्य हैं, तो सिंधु घाटी के निर्माता कौन रहे होंगे? इस बिंदु पर भी बहुत बहस है। तो यह जो बात निकल कर आ रही है, ये काफ़ी सुर्खी में बन रहा था उस वक़्त, जब स्थल की खुदाई हुई थी, कि भाई जिस प्रकार से वैदिक सभ्यता का जो निर्माता वो आर्यंस लोग रहे हैं, तो सिंधु घाटी के निर्माता कौन रहे होंगे? तो कुछ विद्वान अपना-अपना मत दे के चले गए, अलग-अलग इतिहासकार इस बात पे बोले। जैसे सर जॉन मार्शल, व्हीलर गाई व्हीलर थे, गार्डन चाइल्ड थे। इन लोगों ने कहा कि जो मेसोपोटामिया वाला क्षेत्र है, सुमेरियन सभ्यता कह लो, सुमेरियन सभ्यता हो गया मेसोपोटामिया, तो सुमेरियन सभ्यता के लोग ही सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माता रहे होंगे। अंदाजे टक्कर पे बोला। अब देखने तो कोई नहीं है ना गया कि कौन आया था सिंधु घाटी की सभ्यता में बसने के लिए। लोगों को लगा कि जो मेसोपोटामिया का जो समय है उसी के आसपास है, तो तो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं, जिसको सुमेरियन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, या फिर सुमेरियन सभ्यता के जो लोग हैं, वही लोग आए होंगे सिंधु घाटी की सभ्यता को बसाने के लिए। अब के कौन आए थे, नहीं आए थे, इस पर भी अभी भी मतभेद है। ये लोग खाली बोल दिए तो इसका मतलब क्या? क्या सही क्या गलत कोई लिखित प्रमाण थोड़े है, या फिर लिखित प्रमाण मिला भी गया है सिंधु घाटी सभ्यता में तो उसको पढ़ा जा सका नहीं है। क्योंकि ये इसको इसको ये कौन-सा इतिहास कहेंगे इसको? इसको कहेंगे आध ऐतिहासिक काल, आधा अधूरा नॉलेज, आध ऐतिहासिक काल। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा नॉलेज है ये नहीं है किसी को, कि सिंधु घाटी सभ्यता एक्चुअली यहाँ कौन-कौन लोग कहाँ से रहने के लिए आए थे। कोई देखने नहीं गया, बस अंदाज़े पे बोल रहा है। ठीक? और यही सब वाद-विवाद सिंधु घाटी सभ्यता पे चलते ही आ रहा है। और अभी बहुत बड़ा चैप्टर जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता पर। तो हम चाहते हैं कि इसको 2 वीडियो में लाएँ। थोड़ा-सा आज रात में वीडियो शूट कर रहे हैं तो थोड़ा-सा ओवरनाइट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा हम जब बोल के पढ़ाते हैं थोड़ा आवाज़ भी होता है तो लोग सोने में डिस्टर्ब भी होंगे। तो हम चाहते हैं कि कल एक नया वीडियो फिर से सिंधु घाटी सभ्यता पे लाया जाए और उसको फिर हम लोग एन्जॉय करेंगे अच्छे से। और वीडियो देखने के लिए जो भी चीज़ें आपको समझ में आया है, तो उसको आप अच्छे से 1 से 2 बार सुनें और फिर हम नेक्स्ट वीडियो लाएँगे सिंधु घाटी सभ्यता पे, तो फिर आप उसको भी एन्जॉय करना। चलिए वीडियो देखने के लिए आप बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमसे
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमसे कमेंट में सवाल पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। हो सकता है तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप नए हैं तो।